देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो आपका बहुत स्वागत है। TV9 के दर्शकों को मैं बता दूं कि हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। क्योंकि मैं आपको बता दूं भारतवर्ष में आज हम ये एक सेशन कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ सरकार के मंत्री लगातार जुड़ते रहेंगे। आज दिन भर TV9 भारतवर्ष पर मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री आपके साथ होंगे। कोरोना काल के बाद देश की रफ्तार पर सबसे धारदार तरीके से देश के सवालों के जवाब हमें मिलेंगे आज इन सभी से। देश कोरोना काल में कैसे आगे बढ़ेगा, देश के आम लोगों को फिर से अपना कामकाज शुरू करने के लिए सरकार क्या कर रही है, आपके बच्चे कब से अपने स्कूल जा पाएंगे, आपका दफ्तर, आपका व्यापार कब से फिर पटरी पर लौट आएगा, वो सारे सवाल जो आज तक आपके मन में हैं उनके जवाब आज दिन भर आपको TV9 भारतवर्ष पर मिलेंगे। यकीन मानिए मोदी सरकार का कोरोना को लेकर हर एक प्लान आज आपके सामने होगा। अगले एक साल की एक एक रणनीति की परत दर परत आज हम आपके सामने रखेंगे। मोदी 2.0 एक साल मेरे साथ जुड़ गए हैं मंत्री जी। बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस कॉन्क्लेव में। जी बहुत बहुत मुझे भी आनंद आया भारतवर्ष पर आने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी सर कि एक साल पूरा हुआ है, अब पूरा हो जाएगा सरकार को, मोदी सरकार को। हम सबके जीवन में जो प्लान्स थे वो पिछले कुछ महीने के दौरान पूरी तरह से बदल गए हैं। सरकार ने भी, जाहिर सी बात है, किसी ने नहीं सोचा था दुनिया में कि ये भी देखने को मिलेगा कि कोरोना काल होगा और इससे किस तरह से निपटा जाएगा। उसकी रणनीति आपको फौरन बनानी पड़ेगी और बहुत आगे तक ये हमें प्रभावित कर सकता है, उस तरह के भी हालात बन जाएंगे। लेकिन अब ये हालात हैं, इनसे सरकार दो चार है और सरकार हर दिन अपने आप को और तैयार कर रही है। तो एक साल के दौरान सरकार का जो प्लान था वो तो किसी हद तक मिड स्ट्रीम आपको बदलना पड़ा है, लेकिन अब आगे क्या देखते हैं आप? पहले तो एक साल में क्या हुआ, इसका पहला उत्तर ये है कि एक साल में 5 साल जिस तरह से देश को तरक्की के पटरी पर चलाया था उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। और 3 रूप में देख सकते हो। आपने जैसा कहा सही है, कोरोना का संकट अचानक आया है और अचानक आए संकट को किसी को पता नहीं है कि इसकी दवा क्या है, और इसलिए उसके लिए जो सारे प्रयास करने चाहिए वो प्रयास हो रहे। ये एक कहानी है कोरोना के खिलाफ लड़ाई। दूसरा हिस्सा है साल भर में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव, यानी 370 धारा समाप्त करने से लेकर ट्रिपल तलाक समाप्त करने से लेकर बाकी जो, और बोडो एग्रीमेंट या बुरुरियांग एग्रीमेंट, या जो जिस तरह से भी शांति बहाल कर दी गई, जिस तरह से विदेश में हमारी साख बढ़ी, तो ये जो सारे निर्णय हैं वो एक हिस्सा है। और एक हिस्सा है कोरोना के बाद देश को फिर से खड़ा करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज है। तो ये 3 हिस्से हैं। एक साल को देखने का नज़रिया ये होना चाहिए। और इसके लिए मैं कहूँगा कोरोना से शुरू करते हैं। कोरोना जब हुआ वो अचानक जैसे आया दुनिया में संकट, मुझे याद है अपने यहाँ 30 जनवरी को पहला पेशेंट आया, लेकिन 30 जनवरी से पहले ही महीने भर से हर कैबिनेट मीटिंग में मोदी जी बता रहे थे कि ये जो चीन में संकट आया है ये भीषण है, ये सब जगह आएगा और क्या क्या हो सकता है, तो हमें तैयारी रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में थोड़ी थोड़ी जगह इसके परिणाम शुरू हुए थे। तो ये उन्होंने पहले भाप लिया। फिर उसके बाद हमारा कोविड हॉस्पिटल तो होने का सवाल ही नहीं था, आज 800 हो गए। हमारे पास सैनिटाइज़र तक नहीं होता था, आज करोड़ों लीटर सैनिटाइज़र अपने पास है। इसके साथ साथ पीपी नहीं बनता था। ये जो ये लेते हैं टेस्ट के लिए जो काठी उपयोग करते हैं, वो भी हमारे साथ स्वैप स्टिक भी नहीं होती थी, वो भी अब होने लगी। इसके साथ वेंटिलेटर भी होने लगे। और ये सब जिसमें पूरा हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे,
आज मेक इन इंडिया हो गया, ये 4 महीने में हमने हासिल कर लिया। तो लड़ाई भारत अपने दमखम पे लड़ रही है जी। और मुझे लगता है दुनिया के तुलना में तो अपना देश बड़ा है, 2 नंबर पॉपुलेशन है, लेकिन दुनिया के तुलना में हमारे यहाँ सही समय पर लॉकडाउन लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि मृतकों की संख्या हो, बढ़ने का रेट हो। जब लॉकडाउन लगा तो 3 दिन में दुगनी होती थी संख्या, जी। अब दुगनी होने को 13 दिन 14 दिन लग रहे हैं। तो ये जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एक्टिव ठीक होने के केसेस भी ज़्यादा है। तो कोरोना की एक लड़ाई एक हद तक हमने उसको काबू में रखा है, लेकिन ये बीमारी भीषण है और इसका फैलाव होता रहता है और इसलिए जितनी सावधानी बरतनी चाहिए वो कर रहे हैं। मुझे लगता है यही उसका रास्ता है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रकाश जी, अच्छी खबर भी हमें लगातार मिल रही है। हमें आज ही ये जानकारी भी मिली है कि 42.75% हो गया है जो रिकवरी रेट है। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही चिंता तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो संक्रमित हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसी वजह से लॉकडाउन को पे मेरे इससे जुड़े हुए 2-3 प्रश्न होंगे, क्योंकि ये लोगों के मन में सवाल हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उन सवालों के सीधे जवाब देंगे। आप जैसे वरिष्ठ मंत्री अगर इनके जवाब देगा तो लोगों को संतुष्टि भी होगी। पहला सवाल सर, क्या लॉकडाउन 5 भी आएगा लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद? क्योंकि उसको लेकर एक अलग ही चर्चा सोशल मीडिया पर और हर प्लेटफॉर्म पर पिछले 2-1 दिन से देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन का निर्णय कैसे होता है, ये सरकार व्हिम्स पर काम नहीं करती, साइंस के आधार पर काम करती है। तो इतने सारे ग्रुप्स गठित किए हैं जो हर पहलू को देखते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा, ये ब्रॉड पॉलिसी है कि जान भी जहान भी। पहले 2-3 जो लॉकडाउन का पहले 40 दिन थे वो जान बचाने का मुख्य उद्देश्य था, वो एक मात्रा में हम कामयाब रहे। लेकिन अब जहान भी चाहिए, यानी आर्थिक गतिविधियां भी तेज होनी चाहिए। तो आज 11 शहर और चंद जिले हैं जिनके यहाँ ये रेड जोन है, बाकी सब जगह ग्रीन या ऑरेंज जोन है। वहाँ लगभग सारी गतिविधियाँ, सारी इंडस्ट्रीज, सारे व्यापार, सारा काम शुरू हो गया है, लौट आया है ज़िंदगी पटरी पर। अब 1 जून से ट्रेन भी 200 ट्रेनें भी शुरू हो रही है। तो ये सब, हवाई यात्राएं भी शुरू हुई है, तो बसें भी शुरू हुई है, कुछ जगह इंटर स्टेट भी हुई है, कुछ जगह विद इन द स्टेट शुरू हुई है। तो एक जनजीवन चल पड़ना जो बोलते हैं, खेती के तो सारे काम ठीक चले हुए, संपन्न हुए और किसान अब खरीफ के तैयारी में लगा है। तो ये जनजीवन फिर से वापस लाना, लेकिन उसमें दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, तो ऐसे कुछ शहर है कि जिसमें अभी भी इसको थम नहीं रहा है, इसलिए वहाँ बंधन है। लेकिन दिल्ली में भी आपने देखा, अभी दिल्ली में सारे व्यवहार शुरू हो गए। आज तो पानी पूरी भी शुरू हो गई। जी हाँ, ये भी लोगों को बहुत सारी अपनी आदतें बदलनी पड़ रही थी। तो अच्छी खबरें भी लोगों को लगातार मिल रही हैं कि कैसे जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा है। लेकिन प्रकाश जी, एक सवाल जो सबके मन में है, और मैंने कहा था कि लॉकडाउन से जुड़े 2-1 सवाल ज़रूर मैं आपसे चाहूँगी कि अगर आप उनके हमें जवाब दें। सरकार क्या समझती है, क्योंकि एक लगातार चर्चा हो रही थी कि ये जो पीक है वो हमें मई के महीने में हो जाएगा या मई का अंत होते होते पीक हो जाएगा। अब अलग अलग फिर स्टडीज़ आ रही हैं, अलग अलग फिर मैपिंग की जा रही है और कह रहे हैं कि शायद ये आगे जाकर पीक करेगा, शायद जून में पीक करेगा या जुलाई में पीक कर सकता है। कर्व को लेकिन फ्लैटन करना है। ये तमाम टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज़, ये सब तमाम शब्दावली हमने अभी सीखी है कोरोना काल में। इससे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कर्व फ्लैटन हो जाएगा तो जीवन और आसानी से सामान्य शद हो जाएगा। सरकार क्या समझती है, कब तक कर्व फ्लैटन होगा? क्या एक और वेव आएगी? क्या इसको लेकर अंडरस्टैंडिंग है या समझ है? सरकार ने सभी प्रकार के विशेषज्ञों को इसमें सक्रिय किया है और इसलिए 9 एम्पावर्ड ग्रुप्स बने हैं। विभिन्न पहलुओं पर नज़र रख के रोज़ फील्ड के रिपोर्ट और 500-600 जिलों से रोज़ का रोज़ डेली फीडबैक आने की मशीनरी तैयार है।
और इसलिए ये फीडबैक के आधार पर, अनुभवों के आधार पर और जो साइंस बता रहा है और दुनिया में जो अनुभव आ रहे हैं उसके आधार पर लॉकडाउन कितना खोलना कितना नहीं खोलना, ये सब निर्णय साइंस के आधार पर होते हैं, केवल परसेप्शन के आधार पर या हमें लगा इसलिए राजनीतिक इच्छा के आधार पर नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका पता आज नहीं चलेगा, क्योंकि आज 28 तारीख है। 28, 29, 30, 31 4 दिन अभी बाकी है इस लॉकडाउन के। तो 4 दिन के अंत में इसका पता चलेगा। लेकिन जो मैंने कहा, ये निश्चित पॉलिसी है कि जनजीवन जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए, लेकिन ये जो बीमारी है उसको भी मात देना है और इस बीमारी को हावी नहीं होने देना है। तो इसी सूत्र के आधार पर ये निर्णय होते रहेंगे विशेषज्ञों की सलाह से। जी हाँ, क्योंकि एक बड़े राहत पैकेज का सरकार ने ऐलान किया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश को आगे बढ़ने की रणनीति पर बात की जा रही है, लेकिन चुनौती दो तरफा है। मजदूर की चुनौती भी है और जो व्यापार कर रहा है, जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्री चला रहा है, उसकी चुनौती भी है। इन दोनों की चुनौतियों का सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, ये बड़ी चुनौती है। पहले तो ये समझना चाहिए कि जो मजदूरों का प्रश्न है उसको गहराई से समझना चाहिए। देखो, समाज में ये एक वास्तविकता क्या थी इसका दर्शन हुआ है। मजदूर काम के लिए चाहिए, लेकिन मजदूरों का ख्याल रखने की व्यवस्था सभी को सोचनी चाहिए। जैसे टाटा ने अपना कारखाना शुरू किया 100 साल पहले, तो तब जमशेदपुर बिठाया। हमारे यहाँ किर्लोस्कर ने शुरू किया तो किर्लोस्कर वाड़ी गांव पहले बिठाया, फिर बसाया। फिर वालचंद सेठ ने वालचंद नगर बसाया। आज भी अनेक बड़े बड़े उद्योग कॉलोनीज तैयार करते हैं, लेकिन वो नहीं करोगे तो ये कभी न कभी संकट आता है कि वर्कर रहेगा कहाँ, पता नहीं, और वर्कर आएगा कैसे, पता नहीं है। केवल हम तनख्वाह दे के हमारी रिश्ता उसका समाप्त हुआ तो फिर वो घर जाएगा, क्योंकि उसको घर के लोगों के साथ मिलना है। वो वापस भी आएंगे, वापस आना शुरू भी हो गया है। लेकिन इसके लिए सबको एक नई समझ, मुझे लगता है इस बीमारी ने सिखाई है कि एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए और अपने यहाँ काम करने वाले का ख्याल ज़्यादा करना चाहिए। ये मुझे लगता है मुख्य सीख है। लेकिन मैं जो मज़दूर आज भी कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोग सड़क पर है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मत जाइए सड़क से। पिछले 3,500 से ज़्यादा ट्रेनें चली और 50 लाख से ज़्यादा मजदूर अपने घर पे और रेलवे से आराम से पहुँच गए हैं। तो जो रेलवे से पहुँच गए हैं तो 50 लाख लोग गए हैं, बसों से भी 10 लाख लोग गए हैं, बाकी साधनों से भी 10-20 लाख गए हैं। मेरा अंदाज़ा खुद का ऐसा है कि 70 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो बाकी जो थोड़े बचे हैं उनको भी जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन एक गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 1000-1500 लोग ही जा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो करना चाहिए, लेकिन भागना नहीं चाहिए। जी, लेकिन प्रकाश जी, अब कोरोना का समय हो या कोई और समय हो, राजनीति तो कभी ख़त्म नहीं होती है और राजनीतिक बयानबाजी कोरोना काल में भी हमने देखा कि लगातार चलती रही है। आपने भी श्रमिक ट्रेनों की बात की, उसको लेकर भी अभी कुछ राज्य हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप रोज़ ट्रेन मत भेजिए, हम ये हैंडल नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई, कहीं से कहा गया कि देरी हुई, ट्रेन यहाँ पहुँचने की बजाय कहीं और पहुँच गई है। तो ये जो इस समय में भी जो ये बयानबाजी है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, भारत के सभी नागरिकों की व्यवस्था करना हमारा काम है और इसमें हर राज्य अपने जो नागरिक है जो वहाँ आना चाहते हैं उनको रेलवे से उतारकर उनको बसेस से वहाँ उनके गांव तक पहुँचाए। ये जिम्मेवारी राज्यों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सारी बसेस रेगुलर शुरू नहीं हुई है। तो ये काम तो उनको करना पड़ेगा और इसलिए सभी राज्यों को आगे आना पड़ेगा। ये जैसे चक्रवात हुआ तो उसके लिए 1 सप्ताह
नहीं भेजा था मज़दूरों को वहाँ, लेकिन अब एक सप्ताह हो गया, वहाँ जनजीवन और बाकी भी ज़िले हैं जहाँ चक्रवात का परिणाम नहीं था, वहाँ भी जाने वाले मज़दूर बहुत है, लेंगे ही नहीं ऐसा कहना करेक्ट बड़ा ठीक नहीं है। इसलिए हर प्रदेश को अपने मूल स्थानीय निवासियों की मदद करनी चाहिए। प्रकाश जी, अलग अलग राज्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका खुद का जो गृह राज्य है महाराष्ट्र, हम जितने भी संक्रमित हैं देश में इस समय कोरोना के, उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र में और उससे भी ज़्यादा मुंबई शहर में ही केंद्रित है। क्या आपको लगता है कि अब जो अभी तक हालात रहे हैं उसको अगर आप पीछे जाकर वापस देखें तो क्या आपको समझ में आता है कि क्या वहाँ कोई कमी रह गई या वहाँ पर इस तरह से जो विस्फोट देखने को मिला उसके पीछे की वजह क्या रही? नहीं, वहाँ तो 2-3 कारण है। एक, तुरंत कभी ना कभी तो इसका चर्चा होगी कि भाई समय चलते कदम उठाए या नहीं उठाए, लेकिन आज मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक सच्चाई है लॉन्ग टर्म भी कि इतनी बड़ी घने आबादी के शहर निर्माण करोगे और इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ तैयार होगी और वो एक रूम में अगर 6-6, 8-8 लोग रहने लगेंगे तो काहे का सोशल डिस्टेंसिंग होगा। तो इसलिए हमें लोगों को भी मानवीय अंदाज में शहरों की पुनर्रचना करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है इस बीमारी का सबसे बड़ा सबक यही है। प्रकाश जी, शहरों की पुनर्संरचना और हम मजदूरों के लिए किस तरह की व्यवस्था करें, इसके बारे में अब आपका कहना है कि सरकारें वापस गौर करेंगी और शायद एक बहुत बड़ा और अहम पॉलिसी इशू रहेगा। लेकिन दुनिया की भी ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी भी शायद नए सिरे से एक बार फिर कुछ संरचना होगी, कुछ बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े नेता ऐसे काल में उस तरह के फैसले नहीं ले पाए जो उन्हें लेने थे और उनके अलग अलग देशों में भी उनकी निंदा हो रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जो उन्हें रोल निभाना चाहिए था वो शायद वो नहीं निभा पाए हैं। तो क्या वहाँ पर भी आप देखते हैं कि एक वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आएगा कोरोना से पहले और कोरोना के बाद? कोरोना के बाद दुनिया निश्चित बदलेगी, क्योंकि केवल नेतृत्व कौन करेगा ये मुद्दा नहीं है। कुल मिला के नेतृत्व कैसा है हर देश में, इसकी परीक्षा भी हो गई। मोदी जी हर संकट में, चुनौती में भी अवसर को ढूंढते हैं और जो आत्मनिर्भर पैकेज किया है उसका मूल मुद्दा यही है कि भारत को अपने पैरों पर ऐसा खड़ा करना। आत्मनिर्भर भारत यानी एक्सक्लूसिव भारत, एक्सक्लूजनिस्ट भारत नहीं है। विदेशों से जुड़ेगा लेकिन निर्यात बढ़ाएगा, आयात घटाएगा, ये उसका निचोड़ है। और इसलिए देश में शोध हो, देश में उत्पादन हो, उस खेती का विकास हो और बेहतरीन नागरिक जीवन मिले, इसके लिए ये आत्मनिर्भर पैकेज है और इसका बहुत परिणाम होगा। जी, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि लॉकडाउन से तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ है, तो ये रिसर्च उन्हें कहाँ से मिलती है या इस तरह की जानकारी उन्होंने साझा की है सरकार के साथ कि उनके पास क्या आधार है ये कहने का? नहीं, राहुल गांधी रोज एक दिन ऐसा बोलते हैं, एक दिन उल्टा बोलते हैं, तो उनका होमवर्क और जो स्क्रिप्ट राइटर्स है उनको समझना चाहिए कि एक ही तरह के लाइन लेके चलो। आपकी सरकारें हैं वो मज़दूरों को लेने के लिए ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाते और आप मज़दूरों के आने जाने पर चर्चा करते हो, ये पाखंड होता है। और इसलिए पाखंड नहीं करना चाहिए। लोग ये सहन करने के मूड में नहीं है। लोग आज सभी देश एकजुट होकर बीमारी से लड़े, सबकी जान बचे और जान के साथ अब आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो और देश तरक्की के रास्ते पर फिर चले, यही लोगों की अपेक्षा है। रोज़गार किसी का न जाए और बहुत लोगों के हाथ पर पेट होता है, वो हाथ पर पेट जिनका है, ऐसे बहुत लोग हैं, उनकी सारी गतिविधियां शुरू होने से ही उनका रोज़गार मिलता है। वो किसी से रोज़गार मांगते नहीं, वो स्वरोज़गार पाते हैं, लेकिन उनको अवसर मिलना चाहिए। मुझे लगता है सरकार की दिशा भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ जल्दी शुरू होना चाहिए, लेकिन बीमारी का बंदोबस्त पहला काम है।
क्या हम स्कूल कॉलेज भी जल्द ही खुलते हुए देखेंगे? क्या इसको लेकर किसी तरह की सोच है, या मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि हर क्षेत्र के लोगों की ये मांग है कि उनकी जो गतिविधि है वो खुलनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से वो सब उस पर निर्भर हैं। विभिन्न राज्यों ने मॉल और इसके लिए अपने प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ट्रैफिक शुरू हो गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गया है, कल कारखाने शुरू हो गए हैं। अब ये सिनेमा थिएटर और स्कूल और कॉलेज, क्योंकि स्कूल कॉलेज में बच्चे होते हैं, तो स्कूल में अभी शुरू होने का एक तो सेशन भी 15 जून के बाद शुरू होता है। तो इस साल क्या होगा ये हर राज्य अपना तय करेगा, लेकिन ऑनलाइन चल पड़ा और सब जगह टीवी पर भी हमने 12 चैनल्स तैयार किए हैं। पहली का एक चैनल, दूसरी का एक चैनल, तीसरी का एक चैनल, हर कक्षा का एक चैनल। तो जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, उनको भी चैनल से ये मिलेगी। उनको फ्री डिश जो है वो फ्री डिश एक बार लेंगे तो बहुत सारे उनको ये मिलेंगे। और अनेक डीटीएच प्लेटफॉर्म्स ने भी ये चैनल दिखाना शुरू किया है। प्रकाश जी, आपने इसकी बात की कि कैसे नए चैनल्स, ताकि कक्षाएं और स्कूल से बच्चे जुड़े रहें, उसकी कोशिश की गई है। तो एक और बड़ी कोशिश की गई थी और उससे भी बहुत लोग जुड़े, महाभारत और रामायण एक बार फिर टेलीविज़न पर दिखाने की जो पहल थी। ये सोच कैसे आई? क्योंकि आज के ज़माने में आमतौर पर ये माना जाता है कि टिकटॉक का ज़माना है, ये तो ट्विटर का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ आपको फ़ोन पर, मोबाइल पर उपलब्ध है। तो रामायण और महाभारत में भी लोगों ने उतना ही दिलचस्पी ली, बल्कि कि पहले जब दिखाया गया था उससे ज़्यादा एक बार फिर दिलचस्पी देखने को मिली। इसकी उम्मीद थी और ये सोच कहाँ से आई? ये सोच यहाँ से आई कि जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो 2 दिन में मुझे ये ध्यान में आया कि, और हमारे सारे टीम को ध्यान में आया कि इसमें दूरदर्शन का अब ज़्यादा लोग देखेंगे। सारे टीवी ही मुख्य कम्युनिकेशन का माध्यम होगा। लोग दिन भर घर में बैठेंगे तो अगर 1-8 घंटा सामने बैठते हैं तो अब 5-6 घंटे बैठेंगे, और इसलिए कोई अच्छे कार्यक्रम देने चाहिए। तो भारत के वर्ष का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमेशा रामायण महाभारत के नाम और दूरदर्शन के नाम रहा है। तो इसलिए मैंने रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर जी और उनके परिवार से बात की कि रामायण हमें दे दो। तो टेक्निकल उसमें जो प्रॉब्लम्स थे वो हमारे अधिकारियों ने सॉल्व किए कि उसका जनरेशन टेक्नोलॉजिकली पुराना हो गया था, वो नए जनरेशन में परिवर्तित किया और वो दिखाना शुरू किया। महाभारत बी.आर. चोपड़ा जी के परिवार से बात की और कृष्णा भी आने लगा। तो बाकी सारी बहुत लोकप्रिय सीरीज जो थी, जो लोगों को देखनी थी और इस पीढ़ी ने नहीं देखी थी, उनको दिखाने का कार्यक्रम हमारे मन में हमने रखा। और मुझे आनंद है कि देश ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक कार्यक्रम को कितने दर्शक पसंद करते हैं और देखते हैं, इसका दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये रामायण में हो गया। तो रामायण महाभारत कृष्णा ये भारत की सांस्कृतिक विरासत है, ये कोई मज़हब की बात नहीं है, ये सांस्कृतिक विरासत है, सभी मज़हब के लोग देखते हैं। तो ये दिखाना ज़रूरी था, भारत की पहचान है ये, और इसलिए बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, लोगों ने इतना पसंद किया, लेकिन इस पर भी बयानबाजी करने से लोग बाज नहीं आए थे जब आपने ये फैसला किया और दिखाना शुरू किया। अब क्या है, कुछ लोगों की आदत है, हमारा देश लोकतंत्र है, हर एक को बोलने की, विचार प्रकट करने की आज़ादी है, हम उस पर दुख नहीं मानते। लेकिन जनता ने अपना निर्णय पक्का दिया। दुनिया के सारे विश्व रिकॉर्ड तोड़ के हुए लोगों ने रामायण को देखा, पसंद किया, नई पीढ़ी ने भी पसंद किया, और यही भारत की महानता है। प्रकाश जी, एक और जो हमने परिवर्तन देखा इन दिनों वो ये कि पर्यावरण को लेकर, ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आपसे बेहतर इसको और कौन बताएगा कि सरकार ने क्या इससे सीख ली है या हमें क्या
लगता है कि हम किस तरह से इसको और आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कि हमने देखा कैसे तमाम कोशिशों के बावजूद यमुना गंगा का पानी साफ़ नहीं होता था, लेकिन वो साफ़ हो गया। हमने देखा कैसे वायु प्रदूषण कम हो गया। तो क्या यहाँ से सीख हम सबको तो बहुत कुछ आम जनजीवन के तौर पर भी मिली है, लेकिन सरकार ने भी इसको लेकर क्या सोच बनाई है कि क्या पर्यावरण को और जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए और क्या किया जा सकता है? एक समझना चाहिए, अभी एक अद्भुत परिस्थिति थी जब एक भी उद्योग शुरू नहीं था, एक भी वाहन शुरू नहीं था, तब प्रदूषण होगा ही नहीं, तो प्रदूषण तो होने का सवाल नहीं था। लेकिन जब ट्रैफिक शुरू होती है, जब कारखाने शुरू होते हैं, जब ईंट भट्टे शुरू होते हैं, तो जो मानक है उसका पालन करने पर भी थोड़ा प्रदूषण रहेगा ही। लेकिन हमने एक निश्चित किया है कि जो मानक हमने प्रदूषण के तैयार किए हैं, जो मानक हवा में उत्सर्जन के तैयार किए हैं, उन मानकों पर बहुत कड़ाई से अमल होगा। जो लोग, जो कल कारखाने इसका उल्लंघन करेंगे उनको कठोरता से दंडित किया जाएगा या बंद किया जाएगा। जी, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी, एक हमने कोशिश लगातार ये भी देखी, और आपसे बेहतर कौन इसको बता सकता है कि लगातार जो खबरें कोरोना से जुड़ी हुई भी आ रही थी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, उनको लेकर भी बहुत रियल टाइम फीडबैक मिल रहा था सरकार की तरफ से, और ये बाकायदा बताया जा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कोरोना के समय ऐसी बहुत सी खबरें और जानकारियां लोगों के पास पहुंच रही थी। तो क्या ये एक अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी रहेगी, क्योंकि या कोरोना काल तक ही ये था? आपने देखा कोरोना काल में लोगों को जानकारी सही तरीके से मिले, इसलिए आपने देखा सक्षम अधिकारियों के द्वारा ब्रीफिंग रोज की गई, इसके कारण सारी जानकारी मिली, एक साक्षरता बढ़ी। और अब उसके निर्णय के आधार पर जो प्रधानमंत्री खुद 5 बार मार्गदर्शन कर चुके हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने 5 मीटिंगें की, लोगों के साथ उन्होंने 4-5 बार संवाद किया है। अब भी 31 तारीख के मन की बात का लोगों को प्रतीक्षा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो दिल को छूता है और वो दिल की बात बन जाती है, इसलिए लोग 31 तारीख की भी राह देखेंगे। जी हाँ प्रकाश जी, साथ ही ये भी कि 1 साल सरकार का पूरा हो रहा है, अब वो समय नहीं है, क्योंकि हमने सबने अपनी आदतें बदली हैं, सरकार या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें भी बहुत बदलना पड़ा है। अब बात हो रही है ई रैली की, तो किस तरह का कनेक्ट देखने को मिलेगा अपनी जो सरकार की नीतियां हैं उसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस तरह की चर्चा हो रही है कि ई रैली की जाएगी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। देखो, तकनीक ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। एक मोबाइल ने, एक कंप्यूटर ने, एक इंटरनेट ने ज़िंदगी कितनी बदली, इसका ये परिचय है। और इसका उपयोग करते हुए हम पूरे जनता के घर घर पहुंच रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी। और एक ई बुक भी तैयार होगा कि जो अपने कंप्यूटर पे भी दिखेगा, फ़ोन पर भी दिखेगा कि मोदी सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज भी किया। उसका क्या मतलब है? मतलब है कि खेती में बहुत मूलभूत सुधार किए हैं। किसानों के जो अधिकार उनको 70 साल में नहीं मिले थे, उनको वापस मिले हैं। जो कल कारखानों को बढ़ावा देने की बात है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, उनको स्थिरता और सुरक्षितता के साथ साथ उनको बढ़ावे का एक अवसर दिया जा रहा है। इससे सब कामों से रोज़गार बढ़ेगा। मनरेगा यूपीए के ज़माने में 37,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे, अब 1 लाख करोड़, 3 गुना ज़्यादा हो गया है। तो 1 लाख करोड़ होगा तो इतने 3 करोड़ मनुष्य दिवस ज़्यादा होंगे। यानी अगर कुल मिलोगे देखोगे तो 7.5 करोड़ मनुष्य दिवस इसमें पैदा हो रहे हैं रोज़गार। ये बड़ा रोज़गार देने का कार्यक्रम होगा। तो जो मज़दूर वापस गए हैं उनको देहात में भी ये काम मिलेगा, तो वो ज़िंदगी यापन कर सकते हैं। और जैसे ही उनको लगेगा वो अपने काम पर रुजू होंगे, क्योंकि काम में उनको ज़्यादा मजदूरी मिलेगी।
प्रकाश जावड़ेकर जी, आपने बात की कि किसानों को लेकर या कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार ने जो कोशिश की है उसमें एक मांग, जब ये पैकेज का ऐलान किया गया था तब भी कई जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से उठाई गई कि कर्ज माफ़ी के बारे में भी बात होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि वो है आगे कहीं सरकार की रणनीति का हिस्सा, या कर्ज माफ़ी जैसा कोई प्लान नहीं होगा? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। यूपीए सरकार ने कर्ज माफ़ी की, 10 साल यूपीए सत्ता में रही, एक बार 57,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी की। हम हर साल 10 करोड़ किसानों को अभी, और कुल मिला के 14 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये 10 साल के लिए देने वाले हैं। तो उन्होंने 10 साल में एक बार 57,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया। हम उनके हाथ में 7 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, 12 गुना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, और जो अपने मर्जी से वो खर्च कर सकेंगे। क्या अच्छा है, किसान का मानना सही है, और किसान का वोट, किसान का जो राय है वो आत्मनिर्भर भारत के पक्ष में है। वो उनको रोकड़ा मदद जो मिल रही है, उनके खाते में सीधे 6,000 रुपये हर साल आएंगे और 10 साल के लिए आएंगे, ये उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। 1 साल की कर्ज माफ़ी और 10 साल का आय, इसमें बहुत फ़र्क है। अब सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया, अगर हम उसे अपने दर्शकों को और आसानी से समझा सके। सरकार ने कहा है कि अलग अलग राज्य जो हैं वो सरकार से और पैसा ले सकते हैं। जो राज्य की जो जीडीपी है उसका 3% पहले ले सकते थे, अब वो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कदम उन्हें उठाने होंगे। इस पर भी राज्य सरकारों का ये कहना है कि देखिए शर्तों के साथ हमें पैसा दिया जा रहा है। तो सरकार और देने की बात कर रही है केंद्र सरकार, तो इस पर जो ये प्रतिक्रिया है राज्य सरकारों की, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, पहले तो राज्य सरकारों को जो उनका ड्यूज़ है वो हमेशा ही सब ड्यूज़, और जो डिवोल्यूशन है वो पहले 32% यूपीए के ज़माने में होता था, वो 42% होने लगा। उनको कुल मिला के अगर डिवोल्यूशन देखेंगे, यानी जितनी भी आय भारत सरकार की होती है उसका 50% पहले ही पहुंचता है, और बाकी केंद्र पुरस्कृत योजनाएं होती है उसका भी 60% हिस्सा मिलता है। तो वो राज्यों को पैसा बहुत मिलता ही है, लेकिन, और वो देना काम भी है भारत सरकार का, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि इस कोरोना के बीमारी को से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ पैकेज की, आरोग्य जो कोरोना बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, वो 15,000 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए, और 11,000 करोड़ रुपए लोगों को मदद के लिए SDRF के तहत स्टेट डिसास्टर रिलीज फंड के रूप में दिए गए। और जो राज्यों को अनाज दिया गया, 80 करोड़ लोगों को 5 महीने में 25 किलो गेहूं या चावल फ्री, चावल लोगों ने लिया ज़्यादा, तो चावल फ्री, और 5 किलो दाल फ्री, ये आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जिनका राशन कार्ड नहीं है ऐसे लोगों को भी 10 किलो, 2 महीने में 10 किलो चावल और 2 किलो दाल, ये भी मुहैया कराई गई है। उसके साथ साथ जो बाकी किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये गए, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपये गए हैं, 30,000 करोड़ रुपए उसमें दिए हैं। उसके साथ 3 गैस सिलेंडर यानी 2-2 हज़ार रुपये 8 करोड़ घरों में गए हैं। 3 करोड़ घरों में 1-1 हज़ार रुपये बुज़ुर्गों के लिए और जो विधवाएं हैं वगैरह उनके लिए भी गए हैं। उसके साथ साथ जो रेवड़ी पटरी वाले हैं, ऐसे 50 लाख रेवड़ी पटरी वालों के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। तो इसलिए बहुत सारे काम इसमें हुए हैं। फिर प्रकाश जी, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया क्यों? नहीं, अब ऐसा है, टेढ़ी चाल चलते उनको क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय आपदा है। हम राष्ट्रीय भावना से काम कर रहे हैं। हम सभी राज्यों को विश्वास में लेकर और विश्वास देकर काम करते हैं। सभी राज्यों को भी वैसा ही करना चाहिए।
प्रकाश जी, एक और सवाल आप चाहें तो इसकी प्रतिक्रिया दें या नहीं? लास्ट आपका जी अंतिम बिल्कुल सवाल। जी, नहीं, मेरा इसके बाद एक अंतिम सवाल होगा, मगर ये बहुत छोटा, आप प्रतिक्रिया देना चाहें तो दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। सवाल पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है राम मंदिर के मुद्दे पर। राम मंदिर का पाकिस्तान से क्या संबंध है? राम मंदिर दुनिया में एक आदर्श प्रस्थापित करता है, भारत की श्रद्धा का भाग है, और यहाँ अच्छी तरह से विवाद समाप्त हुआ। राम मंदिर की निर्मित शुरू भी हो गई है और सब समाज एक है इसके लिए, और इसलिए इसमें पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं। जी हाँ, प्रकाश जावड़ेकर जी, अब मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये कि हम सब ने कोरोना काल में अपने जीवन को बदलते हुए देखा है, आपका भी जीवन बदला होगा। क्या आपने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया और कैसे उसे आप अपने जीवन में रोज़ लागू भी कर रहे हैं? अब मुझे लगता है हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपका भी जीवन प्रभावित हुआ है या बदला है कोरोना के समय में। नहीं, बहुत बदला है, लेकिन मेरे पास दोनों विभाग ऐसे हैं कि जहां काम करना लगातार ज़रूरी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय है तो लोगों तक सही जानकारी जाए, इसके लिए हम लगातार काम करते। तो सुबह के समय में 2 घंटे सूचना प्रसारण में और या पर्यावरण में, और बाद में दोपहर 2 घंटे वहाँ जाता हूँ, वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, अनेक प्रकार के मीटिंगें करते हैं और 4-5 प्रमुख अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद करके निर्णय लेते हैं। तो हमारा काम लगातार चल रहा है, और बाकी बदलाव तो आए ना, यह आया, मास्क आया, बिल्कुल, उसके साथ साथ सारी हाथ धोने की आदत है, दूरी बनाने की आदत है, ये सब नई आदतें लगी है, और बाकी समय पर खाते और सेहत का ध्यान रखते। तो इसके, और मैं वैसे भी बाहर होटल में वगैरह जाता ही नहीं था, जंक फूड खाता ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करने पड़े। लेकिन ये एक नई सीख है, नई जीवन की पद्धति है, और इसको सब लोगों के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ भी मैं रोज़ आधा घंटा समय निकाल के बात करता हूँ। जिन्हें पुराने मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी मैं एक आधा घंटा निकाल के बात करता हूँ। बाकी 8-10 घंटे जो काम करना है वो काम करते हैं। तो ऐसा पूरा दिन बिजी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।